नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 29 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और आप अगर इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने एक टेलीग्राम चैनल की लिंक रखी हुई है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के डेली पीडीएफ मिलते रहेंगे। आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो के एंड में हम एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, आज के करंट अफेयर से रिलेटेड, और आपको वहाँ तक बने रहना और आपको एमसीक्यूज के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्योंकि आपको पता है, जब तक आप पढ़ी हुई चीज़ों के एमसीक्यूज सॉल्व नहीं करते, पढ़ी हुई चीज़ों की प्रैक्टिस या उसको अप्लाई नहीं करते, तब तक एग्जाम निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अच्छे से ये सब चीज़ें करना है, और मैं आप लोगों के नाम भी पढ़ूंगा, मुझे ये पता चलेगा कौन कौन सीरियसली पढ़ रहा है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत करें। 29 मार्च 2024 की जो पहली न्यूज़ हमें देखने मिल रही है वो है इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 को लेके। यस, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, इसकी एक रिपोर्ट आई है 2024 की, और नंबर्स जो है वो काफ़ी शॉकिंग भी हो सकते हैं। तो देखेंगे अच्छे से इस रिपोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले इसका सिलेबस जाता है हेल्थ में। हेल्थ में आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस में आ सकते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो इंडिया का टीबी रिपोर्ट आया है 2024 का, इसको रिलीज किया गया यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने वेडनेसडे में। आपको पता ही है कि ये जो टीबी रिपोर्ट होता है, ये टीबी जो है ये एक बीमारी है जो कि बहुत कॉमन सी देखने मिलती थी इंडिया में, और अभी भी है काफ़ी लोगों को ये बीमारी। बैकग्राउंड में जाए तो ऐसा कहा जाता है कि 27.8 लाख टीबी केसेस एस्टिमेटेड थी 2023 में, बताई गई है कि इतनी केसेस है। तो ये केसेस जो है ये कम हुई है, ऐसा कहना है सरकार का, क्योंकि 28 लाख थी 2015 में। तो बहुत ही कम डिक्लाइन है, बहुत छोटा डिक्लाइन है। 28 लाख जो कि 2015 में थी, वहां से हम सिर्फ 27.8 लाख केसेस पे अभी पहुंचे हैं। तो बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे की टेकअवेज देख लेते हैं इस रिपोर्ट के। तो की टेकअवेज में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इंडिया ने ये टारगेट बनाया कि वो एलिमिनेट कर देगा ट्यूबरकुलोसिस को 2025 तक, और आप देख रहे हैं ये टारगेट के हम बहुत करीब है, और पूरा एलिमिनेट करना है, यानी पूरा इंडिया से खत्म कर देगा टीबी जैसी बीमारी को, ऐसा इंडिया ने कहा था। और आप देख रहे हैं कितनी सारी केसेस अभी भी है। तो जो भी ये चीज़ें थी वो 5 ईयर अहेड हमने ग्लोबल टारगेट के बनाया था। ग्लोबल टारगेट 2020 तक सोच रहा, हम 2025 तक सोच रहे हैं। बट ये रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है, इससे बहुत बड़ा हमें शॉक लगा है, क्योंकि नंबर जो है ये बहुत कम नहीं हुए हैं। देखा गया तो नंबर ऑफ केसेस एंड डेथ रिकॉर्डेड इन 2023 ये बिल्कुल क्लोज नहीं है हमारे टारगेट के जो हमने सेट करके दिया है। बट ऐसा नहीं है कि कुछ हम कर नहीं रहे हैं, तो ऑल इज नॉट ब्लीक, क्योंकि अगर देखा गया तो निक्षय पोर्टल काम कर रहा है जो कि केसेस को ट्रैक करता है और ऑफर करता है क्विक और एक्यूरेट टेस्ट, और बहुत फ्यूअर मिसिंग केसेस है, क्योंकि ट्रैक हो रहे हैं टीबी के जो पेशेंट है। मिसिंग केसेस में क्या होता है कि आप ट्रैक नहीं हो रहे, या फिर आप टीबी है, यानी कोई एक व्यक्ति उसको टीबी है और वो क्या कर रहा है कि वो उसे स्प्रेड करते जा रहा है बाकी लोगों में, और वो कहीं ट्रैक भी नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें ना हो, ऐसे मिसिंग केसेस ना हो, इसलिए निक्षय पोर्टल जो है ये काम कर रहा है। अब इस रिपोर्ट के चलते टीबी के जो रिस्क फैक्टर बताए गए हैं वो देखते हैं क्या है। टीबी और टीबी के रिस्क फैक्टर। टीबी के जो रिस्क फैक्टर है उसमें सबसे पहला आता है अंडर नरिशमेंट, ठीक से खाना ना मिलना। नियरली 7.44 लाख जो टीबी के पेशेंट हैं वो अंडर नरिश देखे गए हैं 2022 में। उनका न्यूट्रिशन अप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उन्हें मंथली सपोर्ट भी देने का सोच रही है, 500 रुपए का, जो कि हम कहेंगे नियरली ओवरऑल टोटल किया जाए तो वो आता है 2781 करोड़, जो कि 1 करोड़ बेनिफिशियरीज को मिलने वाला है। तो सबसे पहला कारण है अंडर नरिशमेंट। दूसरा है एचआईवी। जो लोगों को एचआईवी है उनको 20 गुना ज़्यादा रिस्क है कि उनमें टीबी का सिम्टम्स देखने मिलेंगे, यानी उनको टीबी हो जाएंगे, ऐसा आपको देखने मिल रहा है। यानी नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा 20 गुना इनमें ज़्यादा रिस्क आपको देखने मिलती है। ऑल टुगेदर देखा गया तो 94,000 टीबी पेशेंट जो है वो 2022 में जो थे उनको एचआईवी था, ये देखने मिल रहा है। और एचआईवी होने के अलावा अभी प्रिवेंटिव थेरेपी तो चलाई जा रही है एचआईवी पॉजिटिव लोगों को, ताकि उनको ये तरह की, जिसको एचआईवी है उसको कहीं ना कहीं ये प्रिवेंटिव थेरेपी दी जा रही है ताकि उसको टीबी ना हो। और यही है कि काफ़ी सारे प्रोग्राम चल रहे हैं अर्ली डायग्नोसिस एचआईवी और टीबी का, अगर हो जाता है तो एक तरह से कुछ किया भी जा सकता है। तीसरा जो है रीज़न वो है डायबिटीज़। 3.70 लाख जो टीबी के पेशेंट है उनको डायबिटीज़ है, ऐसा देखा गया है
2022 में ग्लोबल यानी पूरे वर्ल्ड में, और 1.02 लाख ये इंडिया में ही है। इतना ज़्यादा देखने मिल रहा है डायबिटीज़ के पेशेंट में भी। टीबी की जो ट्रीटमेंट होती है वो डायबिटीज़ जो लोगों को है उन लोगों पे वो इफेक्टिव भी नहीं होती है, चलती भी नहीं अच्छे से। नियरली 92% जो टीबी के पेशेंट हैं उनको डायबिटीज़ के लिए भेजा गया था 2023, डायबिटीज़ के स्क्रीनिंग के लिए यानी टेस्ट करने के लिए भेजा गया था 2023 में, और इनमें से यानी ये 92% में से 7.7% लोगों को यहाँ पे डायबिटीज़ देखा गया है। नियरली 63% ऑफ दोज डायग्नोस्ड इनिशिएटिंग डायबिटीज ट्रीटमेंट एज पर रिपोर्ट, है ना, और ये लोगों में, और इनमें से 63% जो है उन लोगों ने ट्रीटमेंट शुरू कर दी है डायबिटीज की, ये भी आपको देखने मिलता है। अगला टीबी का जो रिस्क फैक्टर देखने मिल रहा है वो है अल्कोहल। डेली इंटेक अगर कोई करता है अल्कोहल का 50 ml से ज्यादा अल्कोहल अगर कोई लेता है तो फिर रिस्क बन जाती है टीबी इन्फेक्शन की। काफ़ी इजीली उनको इन्फेक्शन हो सकता है टीबी का। अराउंड 18.8 लाख या फिर टोटल 74% टीबी पेशेंट्स जो थे उनको अल्कोहल यूज की स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भेजा गया कि वो अल्कोहल कितना लेते हैं, और उसमें से पाया गया कि 7.1% लोग अल्कोहल यूजर्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्कोहल यूजर्स जो है उनको भी ये हो सकता है। अगला जो कारण बताया जा रहा है वो है टोबैको। 2023 में देखा गया कि 19.1 लाख या फिर हम कहेंगे 75% टीबी के पेशेंट को टोबैको यूज के लिए भेजा गया था। उसमें से 11% लोग टोबैको यूजर दिख रहे, टोबैको खाने वाले दिख रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अब हमें इन नंबर्स पे क्यों नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर नंबर ऑफ केसेस और डेथ जो है टीबी के कारण वो डिक्लाइन भी हो रही है बेसलाइन 2015 से, बट हम देखेंगे कि वो इतने फास्ट डिक्लाइन पे आपको नहीं देखने मिल रहे। इंडिया ने अपना टारगेट बहुत अर्ली वाला सेट करके रखा है। सो हम कहेंगे कि 27.8 टीबी केसेस 2023 में, और बहुत कम घटी है, 28 लाख पे आए हैं। 28 लाख पे जो थी 2015, वहां से 27.8 लाख 2023 में देखने मिली है। तो हम कहेंगे दिस ट्रांसलेट 199 केसेस पर लाख पॉपुलेशन इन 2023। तो हम कहेंगे अगर 1 लाख लोग देखे गए तो 1 लाख में से 199 लोग ऐसे जिनको टीबी है 2023 में, और अगर कंपेयर करें तो ये जो नंबर थे ये 237 थे पर लाख में। तो ये बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आपको नहीं देखने मिल रहा है, ये डिक्लाइन सिर्फ 77 के आसपास आपको देखने मिल रहा है। यानी हमने टारगेट कितना, सॉरी डिक्लाइन हमें ज़्यादा नहीं देखने मिल रहा है, हमें जो टारगेट सेट किया था वो 77 का था, और हम कितने पे हैं, 199 पे हैं। तो ये भी अब तक हमारा पूरा नहीं, और जो डेथ हो रही है इन्फेक्शन के कारण वो कम हुई है। 23 लोगों की डेथ होती है 1 लाख में से, 1 लाख में से 23 लोगों की डेथ हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है ये कम हुआ है क्योंकि पहले 32 लाख लोगों की होती थी। अब हमने टारगेट कितना सेट किया था, टारगेट सेट किया था 6 लोगों की डेथ हो 1 लाख में से, और अब हम 23 पे है। सोचिए कितने दूर है अब हम। तो हमें ये सब चीजें अच्छे से करनी होगी, इसके इलाज अच्छे से कराने होंगे सरकार को, तभी सरकार ने जो टारगेट सेट किया उसे वो पूरा कर पाएगी। तो ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस। अगली जो हमें न्यूज देखने मिल रही है वो है जिप्स वल्चर्स को लेके। वल्चर्स आपको पता है, वल्चर्स ऐसी जिनकी नेक लंबी होती है वो वल्चर होते हैं, वो एक बर्ड होते हैं। तो ये एनवायरमेंट में जाएगा इसका करंट अफेयर, ये न्यूज एनवायरमेंट में पूछी जाएगी आपको। तो ये जो मोयार वैली, अब हुआ क्या है, मोयार वैली करके जो है ये एक बिगेस्ट नेस्टिंग कॉलोनी है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जिप्स वल्चर पाए जाते हैं जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बहुत कम उनकी स्पीसीज बची हुई है। और ये जो जिप्स वल्चर होते हैं ये इनके नेस्टिंग कॉलोनी है मोयार वैली। अब क्या होता है, मोयार वैली जिसको मायर वैली भी कहा जाता है, ये कहाँ पे है, तो ये 85 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा स्ट्रेच है। ये 85 किलोमीटर की एक वैली है जो कि गुडालूर में आती है, गुडालूर से शुरू होती है थ्रू द कोर एरिया ऑफ द मुडुमलाई टाइगर रिजर्व। ये अच्छे से याद रखेगा, गुडालूर से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, 85 किलोमीटर की मुडुमलाई टाइगर रिजर्व तक जाती है। और ये कहाँ पे है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में है, तमिलनाडु में। अच्छे से ये पूरी लोकेशन याद रखेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आते कहीं लिख के रखिएगा, मैप मार्किंग कीजिए, बट याद रखना पड़ेगा आपको। तो ये जिप्स वल्चर क्या होते हैं सबसे पहले देख लेते हैं। जिप्स वल्चर जो होते हैं ये एक टाइप ऑफ वल्चर है, वल्चर का एक स्पीसी है। अगर देखा गया तो इसमें व्हाइट रम्प्ड वल्चर आते हैं जिसको जिप्स बेंगालेनेसिस कहा जाता है। सेकंड इंडियन वल्चर आते हैं जिसको जी इंडिकस कहा जाता है। थर्ड स्लेंडर बिल्ड वल्चर आते हैं जिनको जी
स्ट्रिस कहा जाता है। ये अच्छे से याद रखिएगा, पूरे इनके साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम उतने अच्छे से याद नहीं रहे तो भी चलता है, बट ये 3 जो वल्चर की स्पीसीज है इनको याद रखेगा, ये जिप्स वल्चर्स में आते हैं। ओके, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, तो रैपिड पॉपुलेशन की डिक्लाइन हो रही है। देखा गया तो 1990s के समय से इनके पॉपुलेशन बहुत खतरनाक घट रही है, बहुत जोर से घट रही है। ये जो वल्चर्स होती है ये एंडेमिक थे साउथ एशिया में, यानी अगर देखा गया तो एंडेमिक यानी क्या, जो वहीं पे पाए जाते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं। तो ये वल्चर सिर्फ साउथ एशिया में पाए जाते हैं, इसलिए हमारे इंडिया में ये कहीं ना कहीं देखने मिल रहे हैं। इनका बहुत बड़ा क्रुशियल रोल है इकोसिस्टम में, क्योंकि ये स्कैवेंजिंग कैरकसेस इनको कहा जाता है। ये स्कैवेंजिंग क्या होते हैं? स्कैवेंजिंग का मतलब होता है कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, यानी ऐसा समझ जाए जो भी डेड बॉडीज होती है एनिमल्स की, उसको वल्चर खाते हैं। यानी ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उसको ये इजीली रिसाइकल कर देते हैं इकोसिस्टम में। तो ये एक स्कैवेंजर बर्ड कहलाते हैं, जो कि डेड एनिमल की बॉडीज को खाते हैं, उतना ही वो खाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एनिमल की जब डेथ हो जाती है तो कहीं ना कहीं वल्चर अपना रोल प्ले कर लेते हैं उसको, यानी जल्दी से इकोसिस्टम में रिसाइकल करने में। तो बहुत अच्छी बात है। तो प्राइमरी कॉज इनके डेथ का है क्या? ये अगर डिक्लाइन हो गया तो बहुत प्रॉब्लम जाएगी। स्कैवेंजिंग बर्ड अगर डिक्लाइन हो गया तो प्राइमरी कॉज है इनके डिक्लाइन का, वो है इनमें पॉइजनिंग हो रही है। पॉइजनिंग क्यों हो रही है? क्योंकि एक वेटरनरी यूज हो रहा है, यानी जो वेटरनरी यानी जानवरों में यूज किया जा रहा है एक ड्रग, यानी एक दवाई, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, जिसको NSAID कहा जाता है, जिसका नाम है डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक एक पेन किलर की तरह काम करता है, जो कि कैटल्स को दिया जाता है। सपोज किसी कैटल को डाइक्लोफेनेक दिया गया, अब उसके अंदर डाइक्लोफेनेक है, अब कहीं टाइम बाद उसकी जब डेथ हो जाती है तो उसके अंदर वो डाइक्लोफेनेक रहेगा, फिर वल्चर उसे खाएगा तो वल्चर के अंदर वो डाइक्लोफेनेक जाएगा। ये डाइक्लोफेनेक वल्चर के अंदर पॉइजनिंग क्रिएट करेगा और उससे उनकी डेथ होने लगेगी। तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं उनको हार्म कर रहा है। तो एज अ रिजल्ट जितने भी 3 स्पीसीज है इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा घट रही है। IUCN के रेड लिस्ट में ये आते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, और जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते हैं उस पर क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से जिप्स वल्चर जो है ये न्यूज में रहे, और इसका जो हम कहेंगे कि सोर्स था इस न्यूज का, वो था इंडियन एक्सप्रेस। अब अगली जो हमें न्यूज देखने मिल रही है वो है ललित कला एकेडमी को लेके, और ये ललित कला एकेडमी का जो पोर्शन रहेगा ये पॉलिटी में जा सकता है। वैसे देखा गया तो आर्ट एंड कल्चर में भी जाता है, बट इसको पॉलिटी में भी जा सकता है, क्योंकि रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस है ये जो न्यूज है वो। तो अब हुआ क्या है कि एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, उन्होंने बहुत बड़ा एक फैसला लिया है। उन्होंने जो पावर्स है ललित कला एकेडमी के चेयरमैन की, जिनका नाम है V नागदास, उनकी पावर्स अचानक से बहुत कम कर दी है। और ये जो पावर कम की है उसमें उनको रोका जा रहा है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को लेने से। जैसे हम कहेंगे कि अपॉइंटमेंट जो होते थे अब तक, कौन कौन रहेंगे उनके एकेडमी में, उसके अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट्स, ट्रांसफर करना, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना किसी पे, फाइनेंशियल डिसीजंस लेना, इसमें अब वो खुद से काम नहीं कर सकते। जब पहले वो कर सकते थे, अब उनको हर चीज करने के पहले मिनिस्ट्री को कंसल्ट करना होगा। अब ये यहाँ पे न्यूज रही है कि पावर कम कर दी गई है। बैकग्राउंड में अगर हम जाते तो ललित कला एकेडमी या फिर नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट जो होती है, ये इंडिया की नेशनल एकेडमी है फॉर फाइन आर्ट्स। ये बहुत बड़ी एकेडमी है जहाँ फाइन आर्ट्स आपको सिखाए जाते हैं। अब ललित कला एकेडमी के बारे न्यूज में रहेगी तो उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। तो सबसे पहले ललित कला एकेडमी जो है ये न्यू दिल्ली में है। इसको इनॉग्रेट किया गया था 5 अगस्त 1954 को। उस वक्त के हमारे मिनिस्टर फॉर एजुकेशन जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके हाथों इसको रजिस्टर किया गया अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। 11 मार्च 1957 को इसको सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन भी कराया गया था, यानी एक रजिस्टर्ड ये एकेडमी है। ललित कला एकेडमी जो है ये यंगेस्ट है 3 एकेडमीज जो बनाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो 3 एकेडमीज है उसमें सबसे बाद में बनाई हुई एकेडमी ललित कला एकेडमी, जो फाइन आर्ट्स के लिए काम करती है। उसके बाद हम आते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश की गई थी टू डायरेक्ट इट्स फोकस ऑन एक्टिविटीज़ इन द फील्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स, जो देखने वाले आर्ट्स है उसके लिए ये बनाई गई थी स्पेशली। तो विजुअल आर्ट है उनको वो अगर देखा गया तो जैसे हम कहेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं पेंटिंग्स आ सकती है, स्कल्पचर यानी जो मूर्तियां बनाते हैं वो आ सकते हैं, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आती है विजुअल आर्ट्स में। तो विजुअल आर्ट्स का ये एक उसके लिए एक एकेडमी है
ललित कला एकेडमी। अब कुछ पावर्स और फंक्शंस देखिए ललित कला एकेडमी के। ललित कला एकेडमी क्या क्या करती है? तो ललित कला एकेडमी सबसे पहले एनकरेज करती है और प्रमोट करती है स्टडी को। किस फील्ड में? क्रिएटिव आर्ट्स में, जैसे पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स एक्सेट्रा में। उसके अलावा ये एनकरेज और कोऑर्डिनेट करती है एक्टिविटीज की जो रीजनल आर्ट है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग आर्ट है। तो स्टेट ललित कला एकेडमी जो है वो बनाई गई है और इन सब के साथ ये जो मेन ललित कला एकेडमी है वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करती है और इन चीज़ों को भी अच्छे से प्रमोट करने की कोशिश करती है हर स्टेट के हर जो भी आर्ट है उसको। टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग आर्टिस्ट है ना, तो जो आर्टिस्ट है, जो आर्ट एसोसिएशन है, उनके बीच में कोऑपरेशन लाती है, इनको प्रमोट करती है, उनका डेवलपमेंट करती है एसोसिएशंस का, उन सबके जो एसोसिएशंस है उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। उसके अलावा इनकरेज करती है जहाँ भी नेसेसरी है कि भाई रीजनल आर्ट सेंटर्स बनाए जाए जो जो रीजन में ज़रूरी है। उसके अलावा हम कहेंगे तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज जो भी है, अलग अलग स्कूल ऑफ आर्ट है, उन्हें सबके अलग अलग तरीके हैं बनाने के अपने आर्ट को, उनको कहीं ना कहीं उनके आइडियाज एक्सचेंज करते हैं ताकि और बेटर हमारे आर्ट हो सके। मीटिंग्स यानी कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, सेमिनार के थ्रू, एग्जीबिशंस के थ्रू, ऑल इंडिया बेसिस पे ये होता है जिसमें स्कॉलर्स और एजुकेशनिस्ट आते हैं, स्टेट एकेडमीज आती है, जोनल कल्चर सेंटर्स वाले होते हैं और आर्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे फैकल्टीज ऑफ आर्ट जो यूनिवर्सिटीज़ में है वो, आर्ट कॉलेजेस में और स्कूल में जो फैकल्टीज़ है वो, या फिर आर्ट म्यूजियम, आर्ट गैलरीज और आर्ट एसोसिएशंस को भी वो साथ में लाती है। उसके अलावा जो भी कल्चरल कॉन्टैक्ट है हमारे देश का विद इन द कंट्री, इसको भी वो अच्छा करने की हमेशा कोशिश करती है बाकी देशों के साथ। कहीं ना कहीं आर्ट एग्जीबिशंस लगाए जाते हैं, पर्सनल और आर्ट ऑब्जेक्ट्स को कहीं ना कहीं एक्सचेंज कराया जाता है हमारे देश के और उनके देश के, तो हमारे देश का भी आर्ट उनके देश तक पहुंचता है और वो पूरा इंटरनेशनल हमारे आर्ट को रिकॉग्निशन भी मिलता है। ये अवार्ड भी करती है स्कॉलरशिप्स और प्राइजेस जो डिजर्विंग आर्टिस्ट हैं उनको, और कहीं ना कहीं उनके आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स को ये रिकॉग्नाइज भी करती है और प्रमोट करती है। स्टडी, रिसर्च और सर्वे भी लेती है फोक यानी लोगों का जो नृत्य, लोगों के जो पेंटिंग्स है, फोक पेंटिंग्स, ट्राइबल ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, उनकी टेक्निक्स, ये सबको भी वो प्रमोट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और प्रोजेक्ट करते हैं उनके आर्ट फॉर्म्स को। अलग अलग रीजन में सर्वे किया जाता है और देखा जाता है कि कितने अच्छे क्राफ्ट्समैन है, पेंटर्स है, मूर्तिकार है, स्कल्प्टर्स है, और इन सबको इनकरेज करते हैं कि आप अपने जो भी तरीके हैं बनाने के, अपने आर्ट बनाने के, उसको कहीं ना कहीं आप उसको अच्छे से उस पर काम करो, हम उसको प्रमोट करेंगे। तो इतने अच्छे काम ललित कला एकेडमी करती है। आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा एक एक तरह से हम कहेंगे कि एक जगह है जहाँ से वो खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ललित कला एकेडमी जो न्यूज़ में, और इसका सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस। उसके बाद जो हमें अगली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लेके, जीबीए को लेके। और ये जो अलायंस है इसका जो सिलेबस जाता है वो GS3 में जाता है, जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में जाता है। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर देखा गया तो एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्योंकि हम देखिए हम ऑयल, क्रूड ऑयल जो है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और हमें एनर्जी सिक्योरिटी होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि कल जाके हमें क्रूड ऑयल नहीं मिल रहा और हमारे सब चीज़ें रुक गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंडिया जो है ये थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का और वो हेविली डिपेंड है ऑन एनर्जी इंपोर्ट्स, यानी ये एनर्जी वो बाहर से ही मंगाता है। हम कहेंगे कि 85, मोर देन 85 एनर्जी जो उसको लग रही है ना वो बाहर से मंगा रहा है, और बाहर वालों के साथ अगर कुछ हो गया, बाहर कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, कुछ क्राइसिस हो गए, तो हमें ये मिलना बंद हो जाएगा। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन सकती है। इसके अलावा जो बायोफ्यूल्स है ये इमर्ज हो रहे हैं आजकल इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक टूल करके इंडिया के लिए। तो पोटेंशियली अगर देखा गया तो मैसिव बायोमास रिसोर्सेज जो है वो एक एग्रीकल्चरल पावर हाउस करके यूज हो सकते हैं। तो बायोमास रिसोर्सेज भी यूज हो। तो अगर आपको ये पता नहीं होगा कि बायोमास रिसोर्सेज क्या होते हैं तो आपको बता दूं कि बायोमास रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं या गैशियस भी हो सकते हैं। ये कुछ फ्यूल होते हैं, ये फ्यूल होते हैं जो सॉलिड, लिक्विड, गैसियस तीनों, इसमें तीनों फॉर्म में हो सकते हैं। इसमें किया क्या जाता है, तो जो बायोमास होता है, बायोमास अगर आपको ये बता दूं बायोमास क्या होता है, बायोमास की जैसे बात कर लो जो लिविंग थिंग्स से बना है, जैसे किसी प्लांट से, जैसे कि हम लेते हैं शुगर केन, तो शुगर केन जो है, शुगर केन से जैसे कि बायो इथेनॉल बनाया जाता है। तो शुगर केन ये जो लिविंग थिंग है वहां से ही आया हुआ है, प्लांट से आया हुआ है। वैसे ही चारकोल हो गया, चारकोल, कोयला और ये सब जो है वो जो वुड चिप्स हो गए वहाँ से निकले हुए, तो ये सब जो है वेस्ट से भी निकल सकता है बायोमास। तो ये बायोमास होता है। बायोमास की बात करें तो हम कहेंगे कि ये बायोमास की अगर देखा गया तो हम सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इंडियन मार्केट में, जैसे बायो इथेनॉल ले लो, बायोडीजल ले लो,
ये कहीं ना कहीं बढ़ेंगे ऐसा कहा जा रहा है एट द रेट ऑफ 5%, यानी CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो एनुअली ग्रोथ इसकी 5.5% से बढ़ेगी ऐसा कहा जा रहा है। अब देखते हैं कितना बढ़ता है और कितना नहीं। अब अगर देखा गया तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की अगर बात किया जाए तो इसको लॉन्च किया गया है इंडिया द्वारा, यानी इसको लॉन्च इंडिया नहीं किया गया, और इसमें काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स है जैसे कि सिंगापुर है, बांग्लादेश है, इटली है, USA, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशियस, USA, इन सब के साथ मिलकर इंडिया ने इसे लॉन्च किया। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है ये क्या है, तो यहाँ सबसे पहले इसका एम ये है कि हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना है और कहीं ना कहीं ग्लोबल कोलैबोरेशन यानी सबके साथ मिलके हमें बायोफ्यूल्स को बढ़ाना है और उसको अडॉप्ट करना है। देखा गया तो ये अलायंस जो है ये एक सेंट्रल रिपोजिटरी रहेगी ऑफ नॉलेज एंड एंड एक्सपर्ट हब। इसमें एक्सपर्ट्स रहेंगे, नॉलेज यहाँ से वहाँ ट्रांसफर किए जाएंगे। किसी अलायंस के किसी एक देश को कुछ नॉलेज है तो वो दूसरे देशों को दिए जाएंगे। इसके मेंबर्स में गए तो अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, कनाडा, इंडिया, इटली, साउथ अफ्रीका, USA, बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशियस, UAE, आइसलैंड, केनिया, गुयाना और पैराग्वे, सीशेल्स जैसे, या फिर श्रीलंका, युगांडा, फिनलैंड, ये सब यहाँ पे आपको देश देखने मिलते हैं। तो इसमें सिर्फ देश नहीं है तो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो जैसे इसका मेंबर वर्ल्ड बैंक भी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तक है, इंडियन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये इसके बहुत बड़े बड़े हम कहेंगे कि मेंबर्स है। तो मेंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अब GBA का सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, इस अलायंस का सिग्निफिकेंस क्या होगा? सबसे पहले तो स्टेबिलिटी आएगी। जो भी इको फ्यूल्स है, जो अच्छे फ्यूल्स है जैसे बायोडीजल से लेके, यानी हम कहीं ना कहीं एक ही फ्यूल पे डिपेंड नहीं रहेंगे, क्रूड ऑयल पे डिपेंड नहीं रहेंगे। एक जो भी इको फ्यूल है उसमें स्टेबिलिटी होगी सप्लाई में, हम कहीं से भी इसको मंगा सकते हैं। वर्चुअली मार्केट प्लेस से कनेक्ट होंगे इंडस्ट्रीज, कंट्रीज, टेक प्रोवाइडर्स, या फिर हम कहेंगे डिमांड सप्लाई मैपिंग यहाँ बनाई जाएगी, किसको कितनी डिमांड है उसको सप्लाई किया जाएगा। ये सब यहाँ किया जाएगा और ये अलायंस में फैसिलिटेट किया जाएगा डेवलपमेंट, एडॉप्शन और इंप्लीमेंटेशन। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, और ये कहीं ना कहीं उसके जो भी रेट्स है बायोफ्यूल के वो, या फिर अगर उसको आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होंगे फाइनेंशियल, ये भी यहाँ पे कर रहा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो ऐसा कह रहा है कि ग्लोबल सस्टेनेबल बायोफ्यूल प्रोडक्शन जो है उसको ट्रिपल होना पड़ेगा 2030 तक, तभी वर्ल्ड के एनर्जी सिस्टम जो होगा वो जगह पे आएगा, यानी नेट जीरो एमिशन हो जाएंगे 2050 तक। अगर हम बायोफ्यूल्स का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत कम पोल्यूशन होगा और इससे हम नेट जीरो जो हमने एमिशन का टारगेट बनाया 2050 तक, वहां तक हम पहुंच सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है ये रेस्पॉन्सिबल है जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन हो रहे हैं उसके लिए, यानी अप्रोक्सीमेटली 1/4 जितने हो रहे हैं उसमें से 1/4 तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर से हो रहे हैं। तो हमें इस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ बायोफ्यूल का ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है ये अलायंस की अवेयरनेस को बढ़ाए अबाउट बायोफ्यूल, जो भी रोल है इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन में। तो कहीं ना कहीं हमें ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी कि अवेयरनेस बढ़ाना है अबाउट बायोफ्यूल, जिससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो सके। तो इस तरह से काफ़ी सारे काम GBA करता है। अब इश्यूज और चैलेंजेस तो कुछ जुड़े रहेंगे ही। तो सबसे पहले इश्यूज और चैलेंजेस की अगर बात करें वो है कि लैक ऑफ कंसेंसस, यानी सबके विचार एक जैसे नहीं, जितने भी अलायंस है, इस जितने भी मेंबर्स है इस अलायंस में उनके। देखा गया तो यहाँ बराबर वोटिंग भी नहीं करते हैं, तो लैक ऑफ कॉन्सेंसस तो है ही। जैसे सस्टेनेबल फ्यूल क्या है, इस पर सबके अलग अलग विचार हैं। तो काफ़ी सारे देश को लगता है कि बायोफ्यूल्स ये सस्टेनेबल नहीं है, ये कोई लंबे समय तक चलने वाली चीज़ नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं एनकाउंटर कर रही है रेजिस्टेंस फ्रॉम डेवलप्ड नेशन। जैसे कि हम कहेंगे कि टेक्नोलॉजी सीक्रेसी, जो डेवलप कंट्री उनके पास काफ़ी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है और ये सीक्रेट में रखते हैं और हम तक नहीं पहुंचने देते डेवलपिंग कंट्रीज तक। ये भी एक प्रॉब्लम है अलायंस होके भी। अगला है कि बायोफ्यूल जो होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी उसको बढ़ाया नहीं जा रहा है। स्पेशली अगर देखा गया तो बाकी रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे सोलर, विंड एनर्जी को जिस स्पीड से उसका ग्रोथ किया जा रहा है वैसा इसका नहीं हो रहा है, और ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है। फीड स्टॉक जो भी है वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फूड प्रोडक्शन पे इफेक्ट होगा, प्राइजेस पे इफेक्ट होगा, क्रॉपिंग पैटर्न बदल रहा है, हर चीज़ का कहीं ना कहीं इफेक्ट है इन चीज़ों में। तो कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज भी हमारे पास नहीं है, तो बहुत महंगी महंगी टेक्नोलॉजीज है, इस कारण सस्टेनेबल प्रोडक्शन बायोफ्यूल का हो नहीं पा रहा है। तो सब चीज़ें महंगी है, ऊपर से बहुत पैसे लगते हैं इसको बनाने के लिए, तो ये इतना ज़्यादा अफोर्डेबल भी नहीं पता चल रहा है। इसलिए ये इश्यूज और चैलेंजेस जुड़े हुए हैं ये ग्लोबल जो बायोफ्यूल अलायंस है उसके साथ। और ये जो
ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस था, इसका सोर्स था इस करंट अफेयर का पीआईबी, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अब अगला जो हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोग्राफी के बारे में। बट आपको ये शुरू करने के पहले बता दूं कि आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बहुत डीप में नहीं जाना है, क्योंकि हम जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उसमें इसके ऊपर बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होते, डीप में नहीं होते, तो इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये जो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी इसका सिलेबस जाता है साइंस में। और आपको ये बता दूं कि साइंटिस्ट जो है वो प्रपोज कर रहे हैं एक नई टेक्नोलॉजी जिसको कहा जाता है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, जिससे प्रोटेक्ट हो सकता है सेंसिटिव कम्युनिकेशन। अब क्रिप्टोग्राफी के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपसे किसी डिवाइस से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं एक कोड के लैंग्वेज में दूसरे डिवाइस तक पहुंचता है। ये तो आपको पता ही होगा, ये बेसिक चीज़ें जैसे 0 1 0 0 1 ऐसे ऐसे पहुंचता है, तो ये कोड के इसमें पहुंचते हैं। तो हम कहेंगे कि ये मैथमेटिक्स का यूज होता है, और फिर मैं जो बोल रहा हूँ वो आप तक पहुंचता है। वो डिवाइस को हमारी भाषा नहीं समझती, उसकी भाषा ये होती है। तो ये सादा वाला हो गया। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी थोड़ा अलग सिस्टम को यूज करता है और ये ज्यादा सिक्योर है। तो इस तरह से हम चीजें यहाँ पढ़ेंगे। तो बैकग्राउंड में अगर हम जाते हैं तो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो होती है वो कहीं ना कहीं क्वांटम फिजिक्स का यूज करेगा टू क्रिएट अनब्रेकेबल इंक्रिप्शन कीज। तो यहाँ फिजिक्स का यूज किया जाएगा मैथमेटिक्स के जगह। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो होता है वो कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉमिसिंग एवेन्यू देता है फॉर सेफगार्डिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जल्दी कहीं से किसी के पास नहीं जा सकती। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं। ये वर्क कैसा करता है इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, सिर्फ ये क्वेश्चन आएगा कि भाई इसमें जो जो चीज़ें वो क्या है, या फिर ये फिजिक्स से रिलेटेड है, मैथ्स से रिलेटेड है, इससे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को सेफगार्ड किया जा सकता है। इस तरह की चीज़ें होती है। तो ये काफ़ी क्रूशियल है, हम कहेंगे साइबर सिक्योरिटी को लेके ये जो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है वो। अब क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के बारे में जान लेते हैं। अबाउट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो होती है इसको क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, QKD भी कहा जाता है। ये एक मेथड है जिससे सिक्योर कम्युनिकेशन बनाया जाता है। यानी मैं जो भी बोल रहा हूँ वो मुझे पता है कि सिक्योर रहेगा अगर मैं क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का यूज करके वो चीज़ें जा रही है। तो जैसे हम बोलते हैं ना, कॉल जो होता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं, तो हम कहेंगे कि ये मैं और आप अगर दो लोग बात करें तो उन दोनों को ही पता रहेगा, इसके अलावा तीसरे पर्सन को ये पता नहीं रहता है। डिवाइस भी इसको नहीं समझ पाएगी, डिवाइस की तो भाषा ही अलग है, मैथमेटिक्स वाली। अब जैसे मैथमेटिक्स के कोड किसी ने हैक कर लिए तो उसको वो पता चल सकता है। तो ये क्वांटम क्रिप्टोग्राफी थोड़ा ज़्यादा सिक्योर है। तो यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स वाला कहीं ना कहीं प्रिंसिपल को यूज करते हैं टू एनक्रिप्ट द डेटा। तो डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए यहाँ पे यूज होगा, वो होगा क्वांटम मैकेनिक्स का कहीं ना कहीं यूज किया जाएगा जो फिजिक्स से रिलेटेड है, और इससे वर्चुअली अनहैकेबल बनाया जाएगा आपके कम्युनिकेशन चैनल्स को। तो ये जल्दी हैक नहीं होगा। ट्रेडिशनल एन्क्रिप्शन जो होता है उसमें मैथमेटिकल अल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे मैंने बताया 1 0 1 1 0 1 1 0 1 जो भी है, इस तरह के यूज किए जाएंगे। या फिर क्वांटम कम्युनिकेशन ये लॉ ऑफ फिजिक्स पे चलता है, ये आपको पता रहेगा। तो सबसे पहले ये चीज याद रखिएगा। अब ये वर्क कैसे करता है ये बता देता हूँ। इसमें हमें सबसे पहले बेसिकली समझना है कि ये वर्क कैसे कर रहा है। तो इसमें एन्क्रिप्शन की बनाई जाती है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो होता है वो शेयर कराता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है कुछ सीक्रेट कीज जो जरूरी है क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स के लिए। तो क्रिप्टोग्राफिक यानी मेरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी, जो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं वो आप तक पहुंचेगी जब आपके डिवाइस और मेरे डिवाइस के थ्रू ये इंक्रिप्शन होगा। तो हम कहेंगे कि क्लासिकल क्रिप्टो सिस्टम जो होता है उसमें क्लासिकल, जैसे मैंने बताया कि मैथमेटिकल अल्गोरिदम्स थे, यहाँ पे क्वांटम कम्युनिकेशन जो होगा इसमें प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स चलता है। यानी यहाँ पे ये कोड्स यूज नहीं होंगे, 0 1 1 0 इस तरह के बाइनरी या जो भी नंबर्स है वो यहाँ यूज नहीं होंगे। यहाँ पे डायरेक्टली जैसे फोटॉन्स और ये सब होता है ना, उसके यूज करके ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी। इसमें होते हैं क्यूबिट्स, यानी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है इसमें इंक्रिप्शन की जो होती है ट्रांसमिट होती है थ्रू क्यूबिट्स, दैट इज क्वांटम बिट्स। यानी ये थ्रू ऑप्टिकल फाइबर जाएगा, किसी कोड के द्वारा नहीं जाएगा। और ये जो क्यूबिट्स होते हैं ये इक्विवेलेंट होते हैं टू बाइनरी सिस्टम की तरह ही काम करते हैं ये क्यूबिट्स, बट थोड़े अलग होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है इससे रैपिड डाटा ट्रांसफर होता है, बहुत दूर दूर के डिस्टेंस पे ये ऑप्टिकल फाइबर से भी पहुंच जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये क्यूबिट्स जो होते हैं इसको एनकोड कैसे करेंगे, तो एल्गोरिदम के थ्रू नहीं, 0 1 1 0 के थ्रू नहीं। अगला है कि ये क्यूबिट्स तो आपको पता चल गए, ये क्यूबिट्स जो होती है ये कहीं ना कहीं, अब क्यूबिट्स भी किस चीज पे काम करते हैं मैंने ये बताया कि बाइनरी सिस्टम जैसे ही है, 0 1 1 0 के थ्रू ही, ये लैंग्वेज के थ्रू ही वैसे ही जाते हैं, बट इसमें कुछ अलग चीज यूज होती है। इसमें वेव फंक्शन कोलैप्स होता है। जैसे हम कहेंगे क्यूबिट्स जो होता है उसको एनकोड किया जाता है फोटॉन्स में। अब फोटॉन्स आ गए यानी यहाँ फिजिक्स आ गया, और इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि कोई भी अगर अनऑथराइज्ड अटेम्प्ट करने की कोशिश करे, इसको पढ़ने की कोशिश करे बीच में आके, तो या फिर इसको डिस्टर्ब करे, तो जो लेजिटिमेट यूजर होता है इमीडिएटली अलर्टेड एनी इंटरफेरेंस, तो उसको इमीडिएटली अलर्ट कर दिया जाता है कि बीच में कुछ तो भी आ गया है। यानी अगर ये कोड वाले जो अगर जा रहे हैं बाइनरी सिस्टम के
के थ्रू तो कोई उसको हैक कर लेगा, बट इसको हैक करने की कोशिश बहुत नाकाम रहेगी, क्योंकि यहाँ वेव जा रही है, वेव के बीच में कोई इंटरफियर कर रहा है तो वो पता चल जाएगा अचानक से जो हमारे लेजिटिमेट यूजर्स है उनको कि कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है। इस तरह से इजीली इसको कोई हैक नहीं कर सकता है। अब हम देख लेते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की, तो सबसे पहले सिक्योरिटी काफ़ी एनहांस्ड होती है, काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी आपको मिल जाती है। यानी हैकर्स जो है, या फिर हम कहेंगे कि जो भी गवर्नमेंट होती है, वो कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट नहीं कर सकती, और लॉन्गर इंक्रिप्शन यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी मिलती है। क्लासिकल मेथड्स में जो के तरह नहीं है ये क्वांटम इंक्रिप्शन की बात करें तो ये सिक्योर रहता है बहुत लंबे समय के लिए। एप्लीकेशन की बात करें तो इसको हम हेल्थ केयर में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपका जो डेटा है उसको बहुत सिक्योर रखना पड़ता है, वो बहुत अच्छे से रखना पड़ता है, सीक्रेट भी रखना पड़ सकता है, तो ये बहुत क्रूशियल है। इस जैसी चीज़ों में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा ये साबित होगा। तो इस तरह से क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो कि फिजिक्स का यूज़ करेगी, मैथमेटिक्स का नहीं, ये भी एक काफ़ी अच्छा एक अल्टरनेटिव बताया जा रहा है जो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं सिक्योर कनेक्शंस बनाने में, सिक्योर कम्युनिकेशन बनाने में। तो इसका जो सोर्स था ये था लाइफ साइंस। हमारी आज के प्रैक्टिस एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। पहला क्वेश्चन है जिप्स वल्चर को लेके। द जिप्स वल्चर आर लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट। सेकंड, द प्राइमरी कॉज ऑफ देयर डिक्लाइन वाज पॉइजनिंग ड्यू टू वाइडस्प्रेड वेटरनरी यूज ऑफ non-steroidal anti-inflammatory drug, that is diclofenac, in cattle. Which one of the following statement is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. Comment section में अपने आंसर लिखना है। Question number 2 है with reference to the Global Biofuel Alliance. Consider the following statements. Its member are Argentina, Brazil, Canada, India, Italy, South Africa, USA, Bangladesh, Singapore, Mauritius, UAE, Iceland, Kenya, Guyana, Paraguay, Seychelles, Sri Lanka, Uganda, and Finland. Second statement, it also include international organization including World Bank, Asian Development Bank, World Economic Forum, international agencies, etc., International Energy Agency, etc. GBA will ensure a stable supply of eco-fuels and create a virtual marketplace connecting industries, countries, and tech providers, enhancing demand-supply mapping. How many of the statement given above are correct? Only one, only two, all three, या फिर none. Question number 3 की ओर बढ़ते हैं, और question number 3 जो है वो है which of the following context in which the term qubit is mentioned? First is cloud service, second is quantum computing, third is visible light communication technologies, and फोर्थ इज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको डरना नहीं है, मैंने बोला था टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन से। अब बारी है आंसर्स को जानने की, जो कल मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स। तो डेली करंट अफेयर्स के जो आंसर्स थे वो थे क्वेश्चन 1 का बी, क्वेश्चन 2 का सी और क्वेश्चन 3 का ए। आई होप आपके आंसर्स करेक्ट निकले हो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे, उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए, श्रेयस बड़ी द पीस लवर पर आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहे तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।